स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एयर कार्गो या हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, अगर वो हम एयरलाइन से मंगाते हैं उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो समझते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम कोई मटेरियल एयरलाइन से मंगाते हैं, एक से वहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशंस एयरलाइन से मंगा दो या सी से मंगा दो या भेज दो, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशंस हो गए या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गई, वो थोड़ी सेम ही होती है। चेंजेस वहाँ पे आता है जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोसेस थोड़ी लंबा आ जाएगा, और दूसरा इसके साथ ही साथ थोड़ी बहुत हमें ये बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ी कंप्लाइंसेस थोड़ी ज़्यादा है। कंटेनर्स पूरी वॉल्यूम पे नहीं भेज सकते, अब नॉर्मल साइजेस वाली शिपमेंट नहीं कर सकते हैं, थोड़ी लिमिटेशंस, क्योंकि एयरलाइन की अपनी साइज़ है। तो उस हिसाब से जितना शिप बड़ी होती है उतना बड़ा एयरलाइन होते नहीं है या प्लेन्स होते नहीं है। तो इन चीज़ों में थोड़ी बहुत फ़र्क आएगी, मगर उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सारे कस्टम प्रोसेस हो गया या डॉक्यूमेंटेशन हो गई, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। बस ये है कि थोड़ा बहुत प्राइजेस बढ़ जाता है, उसके साइजेस कन्फर्मेशन आपको वहाँ पे आप शिप की लाइन वेसल की जो डिस्पैच है वो देखते थे, और यहाँ पे क्या होता है कि एयरलाइन की जो डिस्पैच है वो देखना पड़ता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, किन किन से हमारी पाला पड़ता है। तो एक है कि शिपर, जो हम खुद है, या एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है। कभी आप शिपर बनते हो जब एक्सपोर्टर हो, कभी आप कंसाइनी बनते हो जब आप इंपोर्टर हो। तो बेसिकली आप डबल हैट या डबल रोल प्ले कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड एक ही है। एक लाइसेंस ले लो, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अगर फ्रीली एक्सपोर्टेबल है या फ्रीली इंपोर्टेबल है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी कुछ भी प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। बस एक ही है कि एक्सपोर्ट की क्या ड्यूटी लग रही है, इंपोर्ट का क्या ड्यूटी लग रहा है। वो ड्यूटी पे करने के बाद हमारे लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, बस इतना ध्यान रखो तो समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट में काम कर रहे हो जहाँ पे एडिशनल लाइसेंस लग रहे हैं और बिजनेस ज़्यादा वायबल नहीं है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ों में हमारी फ़ायदा है, वरना आप छोड़ सकते हो। दूसरा, एयरलाइन तभी हम यूज़ करते हैं जब हमारी कोई इमरजेंसीज है। मान के चले कि प्रोडक्ट हाई वैल्यूड है, या हम लोग शिप से भेजेंगे, कहीं मिसप्लेस हो सकती है। एयरलाइन से अगर आप सिक्योर्ड ज्वेलरीज वगैरह हम भेजते हैं, डायमंड्स वगैरह हम भेजते हैं, तो फिर नॉर्मली एयरलाइन से हम प्रेफर करते हैं। एक तो जल्दी पहुंच जाएगा और थोड़ा सिक्योरिटी भी रहेगी, और लग्जरी कैटेगरी के लिए अलग सी सिक्योरिटी या इंश्योरेंस मिल जाती है। इसके अलावा आपको मेनली बाकी सारी चीज़ों में थोड़ी फास्ट सर्विस मिल जाएगा, थोड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली उसकी सर्विस भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। कभी कभी एयरलाइंस में क्या होता है कि हम सी रूट्स में थोड़ी बहुत कंटेनर्स कभी मिस हो गए, कहीं पे डैमेज हो गया वगैरह वगैरह, यहाँ पे भी होते हैं मगर उतना वॉल्यूम पे नहीं होता है। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसाइनी के बाद फ्राइट फॉरवर्डर आते हैं। फ्राइट फॉरवर्डर हर जगह आपको रहेंगे, सी के लिए भी फ्राइट फॉरवर्डर्स है, एयरलाइन के लिए भी फ्राइट फॉरवर्डर्स है, और इन्हीं के अंडर ही अपने सी एच एज होते हैं। तो एक बार फ्राइट फॉरवर्डर से बात करो, उनके इन हाउस सी एच ए होते हैं, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेस जो है वो सारा सब कुछ वही खुद संभाल लेंगे, आपको इसमें कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक बार कस्टम फ्राइट फॉरवर्डर हो गया या कस्टम हाउस एजेंट्स हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, देखो क्या होता है ना, बाहर के अगर देश में अगर मैं बोलूँ, फ्राइट फॉरवर्डर्स अलग कंपनी होती है, कस्टम हाउस एजेंट्स अलग होते हैं। मगर इंडिया में क्या है ना, जो फ्राइट फॉरवर्डर है वही कस्टम एजेंट है, जो कस्टम एजेंट है वही फ्राइट फॉरवर्डर है, ये डबल रोल चलता रहता है। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी फ्राइट फॉरवर्डर की जो भी आपके नज़दीक में है रजिस्टर्ड फ्राइट फॉरवर्डर्स, उनसे बात करिए, उनसे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। या आप कभी ऐसा हो सकता है कि पोर्ट वाले जो अथॉरिटीज़ हैं उनको आप बोल सकते हो कि सर आपके अंदर जो रजिस्टर्ड सी एच एस है उनकी डिटेल्स आप दे दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये पर्पज़ है, ये काम है, तो इसलिए आप मुझे डिटेल्स दे दीजिए। वो डिटेल्स देने में 1-2 दिन लगाते हैं, कभी कभी महीने भर लगाता है। तो आपको अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अगर महीने भर में भी आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप सीधा सीधा आरटीआई पे डालो तो आपको डिटेल्स मिल जाती है। फिर दूसरा आता है एयरलाइंस, जो आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर यहाँ पे कस्टम अथॉरिटीज़ सी में भी रहेंगे, एयर में भी रहेंगे, और रोड में भी है। कहीं पे भी देखो कस्टम अथॉरिटीज़ तो रहेगी। आपकी जो प्रोडक्ट ठीक ठाक है, अग्रीमेंट अगेंस्ट सारे डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने सही वैसे कर दिया है, और जो भी टैक्सेस है, ड्यूटीज़ है, वो आपने भरा हुआ है, तो फिर आसानी से आपकी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो सकती है। प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड में थोड़ी बहुत लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो थोड़ा आप देख लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा यहाँ पे क्या आता है कि वहाँ पे कार्गो हैंडलर्स होते थे सी रूट्स में, यहाँ पे होते हैं ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट्स, जो आपके फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करना। अभी क्या होता है ना, एक एक डब्बा हमने अलग अलग से भेजे हुए हैं, फेडेक्स में मैंने डाल दिए, सारे डब्बे इकट्ठे कर दिए और पूरे एक पैलेट पे रख के ना वो नेटिंग कर देते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है कि नॉर्मली उसको एक करने के लिए लोग भी चाहिए,
फिर उसको इंटीग्रेट करके सारा एक पार्सल है उसको एक शेप में लेके आने के लिए भी लोग चाहिए होंगे। वो सारी चीज़ें ये कर लेंगे, हमें कोई इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, अभी आपका रोल यहाँ पे क्या रहेगा? पहली चीज़ है कि आप इंक्वायरी वगैरह ले लोगे, उनके हिसाब से आप कोटेशन भी दे दोगे, तो यहाँ पे आपकी सारी कमोडिटीज़ रेडी हो जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डॉक्यूमेंटेशंस है, हजार्डस है, नॉन हजार्डस है, उसकी वजन क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है, इनकोटम्स क्या फाइनल किया है, ये सारी चीज़ें आप फाइनल करके ना आप फ्राइट फॉर्डर को बता दोगे कि भैया मटेरियल रेडी है, मुझे ये यहाँ से यहाँ तक भेजना है, आपको ये इनकोटम पे भेजनी है। तो उस इनकोटम के हिसाब से उसको भी पता चल जाएगा कि उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, कहाँ तक उसको करना है। नॉर्मली एयरलाइंस में हमने कभी भी जब भी हमने काम किया वो हमने डीडीपी पे ही काम किया है। तो डीडीपी पे क्या होगा कि घर तक उसके माल पहुंच जाएगा, सारा ड्यूटी टैक्सेस जो भी है वो सारे मेरे फ्राइट फॉर्डर्स मैनेज कर लेंगे, हमें कोई उसका दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस आएंगे, जो नॉर्मली अगर शिपर लेटर्स हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गया। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग आइस गेट, हमारे पास एक पोर्टल है, उसी में जाके हम लोग अपनी एजेंट्स या फ्राइट फॉर्डर्स को हम अपॉइंट कर देते हैं। मगर बाहर के देशों में क्या होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि उनको एक लेटर देना पड़ेगा, ऑथराइजेशन लेटर देनी पड़ेगी, तब वो ऑफिशियली अपॉइंट होंगे। तो ऐसा नहीं कि किसी को फ्राइट फॉर्डर से इसका रेट अच्छा है उसका रेट अच्छा है, ऐसा नॉर्मली होते नहीं है। तो आप एक प्रोफेशनल को हायर करते हो, उसी के साथ आप काम करते हो, तो जो भी है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो फिर हम लोग इमीडिएटली बदल देते हैं या हमारे पोर्टल में किसी को रजिस्टर ही नहीं करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती है। मगर यहाँ पे बुकिंग कंफर्मेशंस मिल जाएगी। अगर आप अपने फ्राइट फॉर्डर को कोई पार्सल की रेडी बता दोगे, उसका वजन कितना है, उसका वेट कितनी है, उसका डायमेंशंस कितने हैं, और एक ही यूनिट यूज़ करना। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि लेंथ है सेंटीमीटर्स में, विड्थ है एमएम में, और हाइट है फीट में। तो ऐसा मत करिए, जो भी है इंचेस है, फीट है या सेंटीमीटर्स है, वो प्रॉपरली सारे डायमेंशंस एक ही यूनिट में करके आप उसको आगे फॉरवर्ड करिए, सो दैट, क्योंकि क्या होता है ना, एयरलाइंस में प्राइजेस कैलकुलेट होना थोड़ा अलग चीज़ है, थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशंस अलग लगती है कंपेरेटिव टू योर सी रेट्स। सी रेट्स में आप लेंथ इनटू ब्रेथ में क्यूबिक निकल के आता है, मगर यहाँ पे एक वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है और एक्चुअल वेट होता है, तो उन दोनों में कौन सा हायर है वो कैलकुलेट करके वो लोग प्राइजेस निकालते हैं। तो इसके लिए आपकी डायमेंशन सही होनी चाहिए, और ऐसा नहीं करना है कि थोड़ी साइजेस गलत बता दिया वगैरह वगैरह, क्योंकि उसके हिसाब से ही सारी कैलकुलेशंस होती। उसके बाद आपको कमर्शियल इन्वॉइस, सारी का शिपर और कंसाइनी की डिटेल्स, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस। ये प्रोडक्ट्स क्या होता है ना कि नॉर्मली जो जब भी हम कार्गो थ्रू एयर भेज रहे हैं, दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे पैसेंजर्स भी बैठते हैं। जो प्लेन्स जाती है उसमें पैसेंजर्स भी होते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर कहीं पे कुछ भी आग पकड़ गया तो लोगों की मौत भी हो सकती है, क्योंकि कार्गोज में ना बहुत बारीकियां होती है, जहाँ पे फायर पकड़ सकता है, बैटरीज हो सकती है, काफ़ी चीज़ें हो सकती है जो दिक्कत हो सकता है कल जाके। अभी जब भी आप देखते होंगे कि जब भी एक लगेज बैग आप एयरलाइन में देते हो, वो बोलते हैं कि हाँ सर इसमें बैटरी तो नहीं है, इसमें वो तो नहीं है, इसमें ये तो नहीं है। तो ये जस्ट उसी सेफ्टी के लिए रिकॉर्डिंग होता है, क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर हो गया ना, क्योंकि ज़मीन में भी कैसे भी आप रोक के भी कुछ चेक कर सकते हो, एयरलाइन में कुछ नहीं होता है, हवा में होता है। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो उधर ही सब कुछ हो जाता है। तो फिर उस वजह से क्या होता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे कोई प्रोडक्ट अगर भेज भी रहे हो तो उनको पहले बता देना, या उनको पूछ लेना कि ये मैं भेज सकता हूँ या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंगली वो बता देंगे कि हाँ इसका क्या, इसका रिपोर्ट चाहिए, इसका डिक्लेरेशन चाहिए, उसका वो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली मेंशन होता है। फिर आपके इनकोटेम्स और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और पैकेजिंग लिस्ट, जिसमें पूरी वेट वजन जो भी है डायमेंशंस वो लिखा होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नॉर्मली प्रेफरेंशियल भी हो सकता है या नॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होती है, या नॉर्मली दोनों पे भी लगेगी, सी पे भी, दोनों मतलब सी एंड एयर दोनों में। और डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करेगा कि आपकी कमोडिटी और डेस्टिनेशन कौन सी है। अगर आप कोई और कंट्री भेज रहे हो जहाँ पे कंप्लाइंसेस थोड़ी ज़्यादा है, उसके लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन लगेगी। प्रोडक्ट शायद सेम ही हो सकता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, मगर जब मैं वो अफ्रीका भेज रहा हूँ तो मुझे उतना कंप्लाइंसेस नहीं है, जब मैं वो यूएस या यूरोप भेजूंगा तो कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती है, वो थोड़ा आप देख लीजिए। फिर अगर ये डेंजरस गुड्स है, जैसे मैं बता रहा था कि ये पैसेंजर्स भी साथ में जाते हैं, तो अगर ये बैटरीज है, केमिकल्स है, ऑयल है जिसमें आग पकड़ सकता है, तो पहले ही बता दीजिए, सो दैट वो डिसाइड करके बोल सकते हैं कि हाँ ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप फ्राइट फॉर्डर से पहले बात कर लीजिए। फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना आप प्रिपेयर कर लीजिए। फिर पैथोसैनिटरी, अगर ये प्लांट बेस्ड कोई प्रोडक्ट्स है, किसी सीड्स बेच रहे हो या कुछ और चीज़ें बेच रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं। वरना क्या होगा कि ये सारे आप तो भेज तो दोगे, उसके देश में चला भी जाएगा,
मगर वहाँ पे कस्टम्स अलाउ नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसको डिसकार्ड करके वो जला के राख कर देते हैं। तो ये लॉस हो जाएगा आपके बायर के लिए। अगर बायर को एक बार लॉस हो गया तो ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ काम नहीं करेगा, इतना थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर यहाँ पे वेटनरी अगर कोई एनिमल बेस्ड कोई प्रोडक्ट्स है, ऐसे लाइव फिश बेचते हैं, ऑर्नामेंटल जो फिश हम बोलते हैं ना, जो एक्वेरियम में डालने वाले फिशेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें, टर्टल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें बेचते हैं, तो फिर उसकी सर्टिफिकेशन लगेगी, उसकी हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगी, ये सारी चीज़ें थोड़ी देख लीजिए। देखो जो सर्टिफिकेशंस आपको बाई सी लगेंगे वही डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भी लगेगी, 99% तो सेम ही रहेगा। थोड़ी थोड़ी बहुत सेफ्टी के लिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा लग सकता है, बस उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ पे कस्टम्स वाले देख लेंगे कि क्या प्रोडक्ट आपने लिखा है और भेजा है, अगर दोनों सेम है, वजन सेम है, क्वांटिटी सेम है, यूनिट सेम है और कोई गड़बड़ी नहीं है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा ही सबमिट कर दिया है। वरना ऐसा होता है कि कस्टम वाले कुछ पूछते रहेंगे, आप ढूंढते रहेंगे कि कस्टम का कोई क्वेरी आ गया, फिर बाद में CHA हमें बता देगा, फिर हम जाके वो सर्टिफिकेट ढूंढते रहेंगे। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें दिक्कत आने वाले काम होते हैं। अगर आपको आता नहीं है काम, तो पहले किसी कंसल्टेंट से बात करके सारी डॉक्यूमेंटेशंस रेडी कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप आगे काम कर सकते हो। वरना क्या होगा कि खेल हो जाती है ना, कि वो कुछ पूछ रहा है, मैं दोबारा भेज रहा हूँ, फिर वो पूछेगा, मैं भेजूंगा, ये टाइम वेस्ट वाली काम हो जाती है। तो पहले पूरा जान के एक बार रेडी करके भेज दो, फिर भी कभी ना कभी कोई तो इंक्वायरी आती है, तो फिर उसको रिजॉल्व करके आप क्वेरी को आंसर करके आप रिजॉल्व कर सकते हो। मगर कोई ऐसे बेसिक वाले गलतियां नहीं होनी चाहिए, उतना ध्यान रख लीजिए। इतना करने के बाद सर क्या परफेक्टली कर देने से हो जाएगा? कभी तो हो जाता है, कभी तो बिना डॉक्यूमेंट्स भी अगर कोई कमी भी है ना, कस्टम वाले पकड़ते नहीं, निकाल देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं आई। सिर्फ इंडिया की नहीं, बाहर की भी निकल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार छोटी चीज़ रहती है, उसमें भी वो पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके लिए क्वेरीज राइज करते बैठते हैं कि शिपमेंट जाने नहीं देते। तो ऐसा भी होता है। ये देखो क्या होता है ना, काफ़ी बार इंडिया में नसीब की भी बात होती है। तो किसी के साथ हो गया तो हो गया, अभी हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हमें रूल्स फॉलो करनी पड़ रही है, दैट्स इट। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो फिर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी उनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। कभी उन्होंने चूक कर देते हैं, कुछ और मूड में रहते हैं या कुछ और चीज़ें रहती है, कहीं पे कुछ हुआ रहता है, तो फिर उस चीज़ों में वो लोग मैनेज कर लेते हैं। अभी कभी कभी हमारी फंस जाती है तो फंस जाती है, बस सिंपल सी बात है कि अगर किसी का गलती से भी निकल गया, ये देख के अगर आप गलती में आपने बिजनेस रेडी किया है तो ऐसा मत करिए। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। किसी एक का अगर निकल गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी निकलेगा, तो ये ध्यान रखिए। गलती किसी से भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि गलती नहीं होती है, तो गलतियाँ होती है। मगर जब कस्टम वालों की अगर उस टाइम पे कोई चीज़ों की क्वेरीज अगर वो लेके आता है तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर अगर उस जॉब में कभी कोई गड़बड़ी निकली तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो कार्गो जब कस्टम क्लियर हो गया तो कार्गो डिलीवर हो जाएगा एयरलाइंस के लिए, फिर वो लोग मैनेज करेंगे। और जैसे ही वो प्लेन में वो लोड हो जाती है तो फिर आपको एक मास्टर एयरवे बिल मिल जाएगा। जो मास्टर एयरवे बिल ये होता है कि नॉर्मली आपके लिए मास्टर एयरवे बिल कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपके साथ इकट्ठे कितने मटेरियल गए उसका पूरा चिट्टा होता है, तो उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए यही मतलब है कि हमारे शिपमेंट का एयरवे बिल दे दो। तो एक हाउस एयरवे बिल एक आता है जो आपके फ्राइट फॉर्डर आपको बाद में दे देगा, उसी को आप प्रूफ मान के चल सकते हैं। और जैसे भी आपने बोला हुआ है कि मटेरियल कब हैंड ओवर करना है, कहाँ पे हैंड ओवर करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो मटेरियल्स हैंड ओवर हो जाता है। अगर बीच में कहीं पे कोई कंटेनर्स या प्लेन डिले हो गया या टेक्निकल इशू आ गई, तो आप क्या होगा कि कार्गो रोक दिया जाएगा, जहाँ पे लोड होने चाहिए तो वो टर्मिनल पे रुक जाएगा, तो फिर वो सारी चीज़ें मैटर करेगी। तो फिर जैसे ही मटेरियल आपका निकल गया, आपके पास ट्रैकिंग कोड आ जाएगा और आपको एक एयरवे बिल भी मिल जाएगी जिसमें सारी डिटेल्स आपको मेंशन रहेगा। अब देखते हैं कि अगर आप एक इंपोर्टर हो तो क्या करोगे। आपको तो पहले इंटीमेशन आ जाएगी, जो आपके एक्सपोर्टर है, आपका CHA, आपके फ्राइट फॉर्डर जो है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके पास से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुका है और ये निकलने वाला है, और ये चीज़ें आप देख लीजिए, जो भी ड्यूटीज़ है वगैरह वगैरह आप क्लियर आउट कर लीजिए। अगर ये DDP पे है तो सारा सब कुछ एक्सपोर्टर को करना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी कुछ नहीं रहती है। DDP है तो सीधा मटेरियल आपके घर तक पहुंच जाएगा। बस आप उनको मेक श्योर करना कि आपने सारे इंपोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो आपने दे दिया है। आपका इंपोर्ट का लाइसेंस, आपका अगर यहाँ पे कोई कंप्लाइंसेस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसका कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन लगेगी, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे सबमिट कर दिया है, तो फिर आपको यहाँ पे आसानी पड़ेगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशंस
सारी ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास होनी चाहिए और आपने सबमिट कर चुके होते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, आपके शिपर जो होता है, जो एक्सपोर्टर है, उसने ऑलरेडी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए हैं। एयरवे बिल भी दे दिया, अराइवल नोटिस भी दे दिया, अगर इंपोर्ट लाइसेंस आपकी रिक्वायरमेंट है, अभी मान के चलिए मैं कोई छोटी सी प्रोडक्ट मैं अमेज़ोन से मंगा रहा हूँ, हो सकता है कुछ भी, तो जब मैं अमेज़ोन से मंगाता हूँ तो मुझे इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही इंपोर्ट करके सारा लाइसेंस क्लियर आउट करके, कस्टम क्लियर करके वो लाके मेरे घर पे दे के जाते हैं। बस थोड़ी वो उसके लाइसेंस की कॉस्ट वगैरह जो है वो अपने एंड से मैनेज करते हैं, वो हमारे लिए कोई मतलब की बात नहीं होती है। फिर अगर ये पूरी कार्गो कंसाइनमेंट है तो फिर आपको क्या होगा कि हाँ सर, आपको इंपोर्ट लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अगर आप कोई ट्रेड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट में काम करते हो तो फिर वहाँ पे भी आपको क्या होगा कि आप ना उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल लोगे। आप पहले ही भी बताओगे कि देखो क्या है ना, इंडिया और थाईलैंड का कोई एग्रीमेंट बना हुआ है, तो थाईलैंड वाला कोई पार्टी मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया मुझे प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना, क्योंकि मुझे ना उसका क्लेम लेना है, क्योंकि मुझे ड्यूटी एग्जिम्पशन हो मिल जाती है। तो फिर अगर वो सर्टिफिकेट मिल गई तो फिर आपका ड्यूटी हट जाता है, तो 5% हो सकता है, 10%, 30%, जो भी ड्यूटी है वो हट जाता है। बेसिकली आपको जो टैक्स बनता है वो दे के आप मटेरियल बाहर ले लेते हो। तो फिर ये सारे परमिट सर्टिफिकेशंस या जो कंट्रीज़ है जहाँ से आप मंगा रहे हो वहाँ पे भी आपकी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली आपकी डॉक्यूमेंटेशंस बदलती है, तो वो थोड़ा देख लीजिए। कस्टम क्लियरेंसेस, जो कंसाइनीज होते हैं, जो मटेरियल आ जाती है, तो हमारे यहाँ पे कस्टम हाउस एजेंट्स भी होते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि भैया मैंने तो डीडीपी पे किया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉर्मेलिटी भी तुम्हें ही कंप्लीट करनी है, तो मुझे क्यों बता रहे हो? तो सारा सब कुछ तो वही करेगा, वो खुद। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक्सपोर्टर का कोई CHA आके यहाँ पे क्लियर करके जाएगा। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे भी एक कंपनी रहती है उनकी जान पहचान की, तो उन्होंने इनको काम दे रखते हैं, ये लोग उसको क्लियर कर देते हैं। तो जैसे क्लियर हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें कस्टम वाले देख लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे, सारा क्लियरेंस हो गया, एक बार बाहर निकलने की ऑर्डर मिल जाती है, तो फिर ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर पे पहुंच जाएगा। अगर ये डीडीपी टर्म पे, अगर आपने यहाँ पे कुछ और इनको टर्म्स पे आपने काम किया है, तो फिर आपको ये होगा कि हाँ आपको यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपको अभी भी इनको टर्म्स क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जाके इनको टर्म का वीडियो देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए, और उसमें एक रेफरेंस मैंने दिया भी है स्टडी मटेरियल, वो भी आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी बेहतरी होगी। तो जब ये एक पूरी कंसाइनमेंट आप रोटेट कर लेते हो कि कस्टम्स क्लियर हो गया, आपका मटेरियल आपके घर तक पहुंच जाएगा। अगर आप डीडीपी पे काम कर रहे हो या कोई और इनकोटम पे है, तो फिर आपको इन्वॉल्व होकर करना पड़ेगा कि हाँ मटेरियल आ रहा है, तो फिर आप अपने फ्राइट फोर्डर को बोलेंगे कि भैया मेरा ये मटेरियल आने वाला है, तो ये उसका एयरवे बिल है, आप मुझे क्लियर करके दो। तो फिर वो क्लियरेंस चार्जेस वगैरह जो भी है, ड्यूटी कितना है क्या है वो बता देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। एक बेसिक चीज़ें होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको हर चीज़ में चाहिए, मगर एयरलाइन में तो और ज़्यादा चाहिए। आपको पहले ही यहाँ पे क्या है, इनको टर्म्स क्लियर आउट होनी चाहिए, HS कोड का पता होना चाहिए। ये दोनों के बारे में अलग अलग से वीडियो ऑलरेडी डल चुके हैं, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देख के समझ लीजिए। फिर बाद में आता है मास्टर एयरवे बिल, जो आपकी पूरी कंसोलिडेटेड एयरवे बिल्स होते हैं, जो आपको नहीं मिलेगा, ये इसमें आपका कोई मतलब नहीं है, मगर आपको एक हाउस एयरवे बिल मिलेगा जो आपका फ्राइट फोर्डर आपको बाद में दे देगा, क्योंकि हर एक शिपमेंट के लिए अलग सा एयरवे बिल बनती है, और उसका एक बंडल जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मास्टर एयरवे बिल। तो ये इसका कोई काम नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यूनिक लोड डिवाइस होती है, ये क्या स्टैंडर्डाइज कंटेनर में गया हुआ है या पैलेट में गया हुआ है या उसको कैसे उन्होंने भेजा हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। देखो क्या होता है ना, एयरपोर्ट में एयरलाइंस हो गया या कार्गो में हो गया, कुछ हद तक शिप या कंटेनर्स वाले या एयरलाइन वाले भी क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस तो मिलती है, मगर क्या होता है कि 100% इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो आपको क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके 110% वैल्यू पे आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई, खो गया, डैमेज हो गया या कहीं पे कुछ और चीज़ें होगी, तो फिर आपको कम से कम इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एयरलाइंस हो गया या शिपिंग लाइन हो गई, ये एक लिमिटेड लायबिलिटी लेते हैं। हाँ, अगर यहाँ तक हो गया तो ठीक है, इसके बाद कुछ हुआ तो हमें कोई मतलब नहीं है, तब आपका लॉसेस हो सकता है। तो इसकी वजह से आप एक प्रॉपर फुल पैकेज इंश्योरेंस ले लीजिए। जब भी आप कोई कंसाइनमेंट भेज रहे हो तो फुल पैकेज इंश्योरेंस थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है, मगर लेना बेहतर है, क्योंकि अगर देखो क्या होता है ना, एक्सीडेंट हर रोज़ नहीं होता है, मगर जब हो जाता है ना तो बहुत बड़ा खर्चा बैठता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। फिर पैकेजिंग, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मटेरियल आप यूज़ करते हो और उसका बर्स्टिंग स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि क्या होता है बर्स्टिंग स्ट्रेंथ ये होता है पैकेजिंग का, अगर हमने ठीक से पैकेजिंग नहीं किया वो फट जाएगा,
तो वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ों पे आपको काम करना है, कैसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करनी होती है। और इसके सारे गाइडेंस आपको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगी। वो गाइडेंस आप थोड़ा देख के आप प्लान आउट कर सकते हो। वरना सीधा क्या है कि इतना काम नहीं करना है सर, मुझे थोड़ी शॉर्टकट बताइए, तो सीधा फ्राइट फोटो को फ़ोन करिए, उसको बोलना कि भैया मुझे पैकिंग मटेरियल भी डिज़ाइन करना है, आप बताओ इसमें क्या क्या लगेगी, कैसे कैसे करना है, मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ। तो जो चीज़ें वो बताएगा वही को लेके आप अपने जो पैकेजिंग मटेरियल डिज़ाइन करने वाले या मैन्युफैक्चर करने वाला है उनको आप दे दीजिए, वो अकॉर्डिंगली आपको मैन्युफैक्चर करके दे देते हैं। उसमें काफ़ी होता है, सिंगल वॉल, डबल वॉल, ट्रिपल वॉल, लेयर वॉल्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो देख लीजिए। रेगुलेशंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पहले ही फ्राइट फॉर्वर्डर को पूछ सकते हो, या उससे पहले भी आप एक कंसल्टेंट कंपनी से बात कर सकते हो कि सर मुझे ये एक्सपोर्ट करना है, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, कैसे करना है कैसे नहीं है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, वहाँ का क्या मार्केट है, यहाँ का क्या मार्केट है, ये बहुत कुछ जान के आप काम शुरू कर सकते हो। फिर काफ़ी दिक्कत आती है कम्युनिकेशंस में। कुछ चीज़ें हम नहीं बताते हैं जस्ट टू सेफ गार्ड, नहीं यार ये मना तो नहीं कर दे। अभी मना वो नहीं करेगा, कोई और तो कर देगा बाद में, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो इससे अच्छा आप क्या है कि जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशंस करते हो या कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर आपने सारी डिस्कस प्रॉपरली कर चुके हो, फ्राइट फॉर्वर्डर से, एयरलाइन से, डॉक्यूमेंटेशन में, सारा सब कुछ आपके बायर से लेके जिस से भी आप बात कर रहे हो, आप एक ही चीज़ें बोल रहे हो। किसी को कुछ और बोल दिया, किसी और को कुछ और बोल दिया, फिर बाद में सारा डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी आ जाती है, फिर आपका मटेरियल फंसने का चांसेस है। एक बार गलती से निकल गया मतलब हर बार गलती से नहीं निकलेगा, ये भी आप ध्यान रखिए। क्या होता है ना, काफ़ी लोगों का ये होता है कि कुछ मटेरियल्स आ जाते हैं एक्सरे में, तो कभी कस्टम्स वाले या कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, कभी कुछ इंसान ही तो है एंड ऑफ द डे, ऑटोमेशन भी होती है मगर इंसान है, कभी कोई छूट गया, तो उसमें क्या होता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि हाँ भाई ये तो एक बार छूट गया तो मैं हर बार ऐसे ही करूँगा। अभी कैसे, कभी भी ऐसे मत करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, छोटी गलतियाँ पकड़ी नहीं जाती, जब बड़ी गलती कर देते हो तो फिर वो बहुत बड़ी कॉस्ट आपको पड़ जाएगा, तो फिर वो ध्यान में रखना चाहिए। फिर रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड आइटम पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें अवॉइडेड होता है, स्पेशली एयरलाइंस में। अगर आप सी से भेजते हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप उसको एयरलाइन में भेजते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसमें हजार्डस मटेरियल या फ्लैश पॉइंट जिसमें डीजल पेट्रोल की हम बोलते हैं ना, जो फटाक से आग पकड़ ले, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी होती है, क्योंकि पूरी एयरलाइन हवा में होता है, कुछ हो गया तो फिर पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, और उसमें लोग भी होते हैं तो फिर वो भी दिक्कत आती है। टाइम सेंसिटिव, कभी कोई प्रोडक्ट है कि देखो एयरलाइन फास्ट है, मैं नहीं बोलता कि एयरलाइन कंपैरेटिवली सी रूट से तो काफ़ी फास्ट है, मगर दिक्कत है ना कि एयरलाइन में भी खराबी आती है, क्योंकि वो भी मशीन है, उसका भी मेंटेनेंस होती है। अगर कोई मशीन लेट होगी, आप देखो अभी हमारे एक पार्टी ने कुछ सी फूड भेजना था, तो उन्होंने आइस पैक करके भेज दिया, तो आइस पैक उन्होंने उतना ही भेजा है जितना 5-6 घंटे का रूट था सिंगापुर के लिए, तो उन्होंने अच्छी खासी पैकिंग कर दिया, सारा लेबल वगैरह डाल के उन्होंने वहाँ पे लिख के सारा हैंडल कैंडल सब जो भी था उन्होंने मेंशन जैसे किया था वो दे के आ गए। मगर दिक्कत ये था कि वो जो बॉक्स साइज था ना वो छोटा था, क्योंकि उसमें आइस जो भी मटेरियल डाला हुआ था हमने कम डाला हुआ था, क्योंकि हमें तो लगा ना कि 5-6 घंटे में ही लग जाएगा। अभी फ्लाइट डिले हो गया 5-6 घंटा, तो अभी मेरा मटेरियल तो यहीं पे पड़ा रह गया, और उसकी आइस की कैपेसिटी होती है, ड्राई आइस होते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, और वो उसके बाद ख़राब होना शुरू होता है। उसमें जाके मैं एयरलाइन को नहीं बोल सकता यार तुम लोगों ने डिले कर दिया, मेरा माल ख़राब हो गया। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि कभी कभी अगर कोई मटेरियल कोई किसी का रूट है अराउंड 5-6 घंटे का, सिंगापुर भेज रहा हूँ 5-6 घंटे, 7 घंटे का, 8 घंटे का, मगर आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी कोई शिपमेंट आप भेज रहे हो 8 घंटे का, कम से कम उसका ये मान के चलो कि उसके और 10 घंटे जोड़ दो, क्योंकि अगर मैक्सिमम 10 घंटे भी डिले हो गया, क्योंकि उनको भी टाइम सेंस होती है ना, क्योंकि एयरलाइन वालों का अगर ये प्लेन अभी रिपेयर नहीं होगा तो फटाक से वो क्या करेंगे कि दूसरा प्लेन अरेंज कर देते हैं। अगर वो नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल पैसेंजर्स भी लोड होते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आती है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, लोग खड़े रहते हैं, तो फिर उसकी वजह से वो दूसरे प्लेन रेडी करते हैं। इसमें इतना तो डिले हो सकता है कि हाँ जितना टाइम हमने बोला था 5-6 घंटे का फ्लाइंग टाइम का, तो उतना टाइम का डिले हो सकता है, तो तब ऑटोमेटिकली आप थोड़ा देख सकते हो, क्योंकि नॉर्मली घंटे में या दिनों का ही डिले होती है, वर्स्ट केस में दिनों का तो मैंने कभी नहीं देखा, घंटे भर का तो डिलेज होती है, तो वो थोड़ा देख के आपको मैनेज करना होता है। फिर उसके बाद आता है जब ऐसे कोई डिले होती है तो फिर दिक्कत आ जाती है कि ठीक है अभी हो गया तो हो गया, फिर अभी देखना पड़ेगा जब भी आप आगे मटेरियल भेजने वाले हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि ये प्रोडक्ट्स वेल पैक्ड हो, और थोड़ी ड्यूरेशन के लिए इसको ठंडा रखने में या गर्म रखने में जो भी चीज़ें आप यूज़ करोगे पैकेजिंग मटेरियल की या उसकी सेफ गार्डिंग के लिए,
तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि हाँ ये चीज़ है। एम्बिएंट है तो नॉर्मल टेम्परेचर में हम भेज रहे हैं तो उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो डिले हुआ तो भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बट चीज़ें ऐसे होते हैं कि काफ़ी कुछ सेंसिटिव प्रोडक्ट्स अगर आप भेज रहे हो, केक्स होते हैं, पेस्ट्रीज होती है, इसके लिए टेम्परेचर्स लगते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। अभी एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे नहीं देना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं ड्राई आइस डाल दूंगा, जेल पैक्स डाल दूंगा, वो डाल दूंगा, ये डाल दूंगा। तो क्या होता है ना, ये कुछ टाइम तक चलेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अगर ये, क्योंकि आप देखो ना कि रेफ्रिजरेशन का कॉस्ट, कंटेनर्स की कॉस्टिंग्स जो होती है वो थोड़े महंगे मिलने वाले हैं, तो मैं वो पैसे अवॉइड करके मैं जेल पैक यूज़ करता हूँ। मगर एंड ऑफ द डे क्या होगा कि थोड़ी डिले हो गया तो मेरा मटेरियल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैंने इतना खर्चा करके, एयरलाइन का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, सब कुछ मेहनत करके फिर मैं यहाँ से वहाँ तक भेजूंगा, फिर उसके बाद में मुझे पता चलता है कि यार मटेरियल ठीक से पहुँचा ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली बुरा लगने वाली बात है और फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा। तो या कस्टमर बुरा मान के बोलेगा, या क्योंकि यार ये जिम्मेदारी आपको दे देते हैं, वो नहीं लेते हैं कोई जिम्मेदारी। नॉर्मली क्लाइंट जो होते हैं, जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, स्पेशली ये पेस्ट्रीज केक्स वाले जो हैं, वो तो सीधा बोल देते हैं भैया देखो हमको तो ऐसे कंडीशन पे हमें मटेरियल चाहिए, अगर नहीं मिला तो हम लोग इसको मटेरियल को रिजेक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। तो ऐसे करके काफ़ी बार दिक्कत हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे पैसे तो बहुत लग सकते हैं, तो थोड़ी संभाल के आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, सी यूज़ करना है, प्लेन यूज़ करनी है, या रोड यूज़ करना है, या रेल यूज़ करना है, ये आपको डिपेंड करेगा कि आपका किस तरीके के ऑपरेशन है, आपकी शेल्फ लाइफ कितनी है, आपकी प्रोडक्ट की अर्जेंसी कितना है। काफ़ी बार तो ये नॉर्मल चीज़ें होती है, ये तो हम लोग सी से भी भेज सकते हैं, एयर से क्यों भेज रहे हो, सर मेरे क्लाइंट को अर्जेंट चाहिए। जब क्लाइंट को अर्जेंट चाहिए इसका मतलब ये है कि वो पैसे देने के लिए तैयार है, जो भी फ्लाइट का फेयर होता है तो वो दे देगा। अभी क्या होता है ना, इतना सारे जान चुके हैं, तो अभी करना क्या है, तो पहली चीज़ ये है कि आप अच्छी खासी एक रेप्यूटेड फ्लाइट फॉरवर्डर को पकड़ो। पैसे हमेशा काम नहीं आता, आप नेगोशिएशन बाद में कर लेना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नॉर्मली सब लोग मार्केट में रहना है यार, सबको भी अच्छा काम करना है, सबको भी क्या है ना कि अच्छी सर्विस देनी है, सबको भी अपना बिजनेस बड़ा करना है। अभी जो क्लाइंट्स आते हैं कैसा लगेगा यार, नहीं यार वो लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो ज़्यादा पैसे लेते हैं उसके सामने कुछ देते भी होंगे, वो देख लो। अगर वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनका सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, तो फिर ले लीजिए। अगर लगता है कि नहीं इसका कोई वैल्यू एडिंग तो कुछ है नहीं, फालतू के पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं, तो ठीक है छोड़ दो, कोई और फ्राइड फॉरवर्डर को पकड़ो। फिर दूसरा होता है कि सारी डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रोडक्ट्स की रेडीनेस होनी चाहिए, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर कोई भी शॉर्टफॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कुछ समझ में नहीं आया या कुछ चीज़ें पता नहीं है, या मैंने समझने की कोशिश भी नहीं किया, तो फिर दिक्कत आ सकती है। कंसल्टेंट कंपनी से बात कर लीजिए, एक्सपोर्ट से बात कर लीजिए, या आपके फ्राइट फॉरवर्डर से बात करिए, आपको जॉब मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करके शुरू कर सकते हो। हम एक एडवाइस है कि एक आदमी को पूछना, 4 लोगों से पूछोगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। फिर इनको टर्म समझ लेना, क्योंकि अगर कोई इनको टर्म में गड़बड़ी है या कोई टर्म्स में गड़बड़ी है तो फिर वो भी दिक्कत आएगा। फिर पेमेंट टर्म्स भी आ जाती है, वो भी क्लियर आउट कर लो। फिर जो भी चीज़ें होती है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ज़बान में ना हड्डी नहीं होती, कुछ भी बोल देता है। तो इसलिए आपको क्या होना है कि जो भी चीज़ें आप किसी भी पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे हो, वो थ्रू ईमेल होना चाहिए, सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। फटाक से नहीं सर 2 मिनट में मैं क्लैरिफाई कर लूँगा बोल के आपने फ़ोन उठा दिया और आप उसने सारी फ़ोन पे उसने बता दिया, फिर बाद में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें बात करी हुई है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपने फ़ोन में भी बात किया है, उसको दोबारा जो भी आपने बातचीत किया हुआ है उसको दोबारा मेल में लिख के उसको कन्फर्मेशन के लिए भेजिए, क्योंकि वरना दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कुछ भी बोल के ना कल कोई मुकर सकता है, राइट। फिर यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता, प्लीज़ अपने फ्राइट फॉरवर्डर को पूछिए, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हो, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर करके आप आगे चलिए। वरना क्या होगा कि नहीं सर मेरा फ्राइट फॉरवर्डर ठीक से जॉब नहीं देता, तो फ्राइट फॉरवर्डर को बदलो ना यार, थोड़ी ना ऐसा है कि उसी फ्राइट फॉरवर्डर से आपको साथ मरना है, तो वो है, राइट। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो ऑलरेडी सी रूट के लिए अलग मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। फिर यहाँ पे एयर वीडियो का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे प्रोसेस तो सेम ही होते हैं, ज़्यादातर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है, बस उसके रूट्स चेंज होते हैं, तो सेफ्टी नॉर्म्स थोड़ी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेन हो सकता है। इसके अलावा आपको 99% कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप कोई भी रूट पिक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली फ्राइट फॉरवर्डर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे बात कर लीजिए, सारा चीज़ें आपका सॉर्ट हो जाएगा। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत है कि आपको बिजनेस मॉडल चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, या कुछ और दिक्कतें आ रही है, तो प्लीज़ हमें कॉल करिए, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगा। और बाकी एंड ऑफ द डे अगर ये नॉलेज तो इस चैनल पे मिल ही रहा है, अगर आपको लगता है ये वीडियोस वैल्यूबल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।